Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter electrostatic potential and capacitance और इसके अंदर में आज जो हमारी हेडिंग रहेगी वो रहेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम। तो हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बोलते जा रहा हूं मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम। ये आपकी अपनी हेडिंग हो गई है। अब यहां से आगे हम लोग यहां पे काम करना चालू कर देते हैं। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेज बॉडी रहेंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, आपके पास में एक रॉड दे दी, इसके कारण पोटेंशियल लिखना है। आपके पास में एक रिंग दे दिया, आपको डिस्क दे दिया, एक स्फीयर दे दिया। यही कॉमन से सवाल होते हैं, यही कॉमन सी चीजें होती हैं जो हम लोगों को यहां पर देखनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे और वो रहेगा आपका रॉड वाला। ठीक है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना बेटा। देखो हमारे पास में सबसे जो पहली हेडिंग है जिसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर, वो है आपकी रॉड। पहली जो हेडिंग है आपके पास में वो है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड के बारे में हम लोगों को यहां पर चर्चा करनी है। यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको रॉड कंसीडर करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या माना, लेट से हमारे पास में एक रॉड है, जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट से इसकी जो लेंथ गिवन है, देखो थोड़ा सा फास्ट करेंगे। लेट से इसकी जो लेंथ है वो L दे रखी है और इस पर जो चार्ज दे रखा है वो आपको Q दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग इस पे ऐसे प्लस क्यू चार्ज, ऐसे पूरा चार्ज मैंने यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब हम लोग क्या कहते हैं, हम लोगों ने यहां पर बोला है कि इस रॉड के इस एंड से, ठीक है, यहां से R दूरी पर एक पॉइंट कंसीडर किया गया है जिसे मैंने मान लिया P, और आपको इस पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ये सवाल है। ठीक है, एकदम सिंपल सा सवाल है। प्रोसीजर को समझिए, इस सवाल की प्रोसीजर को समझना जरूरी है, क्योंकि देखो मैंने तो यहां पर आपको करा रहा हूं यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के लिए, एक जैसी चार्ज है। हो सकता है कि एग्जामिनर कुछ और खेल जाए आपके साथ में, हो सकता है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी दे दे जो कि Q/L हो सकती है, उससे रिलेटेड भी एग्जामिनर सवाल बना सकता है। तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, करना कैसे है वो समझते चले जाइए, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या माना, मैंने इस सवाल को करने के लिए मैंने माना, ये देखो यहां से x दूरी पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया है जिसका छोटा सा चार्ज है dq और इसकी छोटी सी लेंथ है dx। सर जी ऐसा क्यों किया गया है, व्हाट इज द रीजन? तो उसका रीजन ये है कि भैया हम लोग कुछ चीजें जानते हैं पहले से ही। वी नो, हम लोग कुछ ना कुछ तो पहले से जानते हैं। और वो क्या जानते हैं कि यदि यहां पर आपके पास में एक पॉइंट चार्ज है Q, तो इससे R दूरी पर जो मेरे पास में पोटेंशियल लिखा जाता है वो पोटेंशियल V बराबर होता है KQ/R। ये वाली चीजें हम लोग पहले से जानते हैं। क्या जानते हैं? यदि पॉइंट चार्ज होता, छोटा सा चार्ज पॉइंट चार्ज होता, तो उससे R दूरी पर हमारा जो पोटेंशियल लिखा जाएगा वो KQ/R होगा। ये वाली बात मैं जानता हूं पहले से। ठीक है, जानता हूं कि नहीं जानता? बिल्कुल जानता हूं। तो इस बेसिस पर हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। सर जी इस बेसिस पर कैसे सॉल्व करना है, तो उसका समझ लीजिए पॉइंट को। वो ये है कि ये जो छोटा सा एलिमेंटल चार्ज लिया है, छोटा सा चार्ज है, मतलब हम लोग इसे एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर करा सकते हैं। और यदि मैं इसको पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर करा लेता हूं तो इस छोटे से पॉइंट चार्ज के कारण x दूरी पर मैं पोटेंशियल लिख सकता हूं, जो कि एक छोटा सा पोटेंशियल dv आएगा। यस और नो? बोलो, बात पकड़ में आई? तो मैंने वही से शुरुआत कर दी। तो मैंने बोला कि भैया इसके कारण वो जो छोटा सा एलिमेंटल चार्ज था, तो मैंने उस छोटे से चार्ज को ऐसे बना लिया। ठीक है, ये है आपका dq और इससे x दूरी पर ये ठहरा आपका पॉइंट P। यहां पर वो जो छोटा सा पोटेंशियल आएगा वो आएगा KQ/R बराबर है। अब यहां पर क्या नहीं मालूम है आपको, तो पहले तो dq नहीं मालूम है, तो dq कैसे निकालोगे? तो भैया dq निकालने के लिए सोचिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को। dq के लिए जरा ध्यान से देखिए,
जब हमारे पास में रॉड की लेंथ L होती है तो टोटल चार्ज Q होता है। L लेंथ के लिए चार्ज है Q, सो आपके पास में 1 लेंथ होने पर ये आ जाएगा Q बाई L, जिसे हम लोग लैम्बडा भी कहेंगे। मतलब आगे चल के सवालों में इस चीज का ध्यान रखना है। और हमारे पास में इसकी जो लेंथ आ रही थी वो आ रही थी dx, तो बेटा इसका जो चार्ज बनेगा वो बनेगा Q बाई L इंटू dx, जिसे हम लोग dq के नाम से जानेंगे, जिसे हम लोग dq के नाम से जानेंगे। तो बस अब यहां पर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास में थोड़ा सा काम आसान हो चुका है। वो ये है कि dv की वैल्यू मिल चुकी है मुझे k Q बाई एल होल डिवाइडेड बाई x और dx। थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दीजिए तसल्ली के लिए, तो k Q बाई एल 1 बाई x और dx। ठीक है, छोटा से एलिमेंटल चार्ज के कारण छोटा सा पोटेंशियल निकाल लिया है मैंने। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या इस छोटे से चार्ज के कारण चाहिए था या पूरी रॉड के कारण चाहिए था? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मुझे इस छोटे से एलिमेंटल चार्ज के कारण चाहिए था कि पूरी रॉड के कारण चाहिए था? तो आप बोलेंगे सर जी पूरी रॉड के कारण चाहिए था। और यदि पूरी रॉड के कारण चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसे हर एक छोटे 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 टुकड़ों के कारण निकालना पड़ेगा और सबको ऐड करना पड़ेगा। अब जब सबको ऐड करना पड़ेगा मतलब समेशन करना पड़ेगा, और समेशन करते समय हम लोगों को एक बात ध्यान रखनी होती है कि भैया जिस क्वांटिटी का समेशन कर रहे हैं वो स्केलर है या वेक्टर है। यदि स्केलर है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं, और यदि वेक्टर है तो फिर कंपोनेंट निकालते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में करते हैं। तो यहां पर ये तो सीधी सीधी स्केलर है, यस और नो? अच्छा, और स्केलर है तो मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकता हूं, और डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकता हूं तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं देयरफॉर v विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dv। इंटीग्रेशन dv यहां पर लिख सकता हूं, बस तो काम हो गया। सो बेटा आपका इट इंप्लाइज v विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन kq अपॉन l 1 बाई x और dx। अब यहां पर आगे चल के गाड़ी फिर से अटक रही है, वो ये है कि इंटीग्रेशन करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको x की लिमिट्स भी चाहिए। तो x की लिमिट्स कहां से आएंगी? तो देखो x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है बेटा। आपका जो x है ना वो इस पॉइंट के लिए वेरी कर रहा है, इस पॉइंट के लिए। तो बेटा ये आपकी मिनिमम डिस्टेंस तो r हो गई, और r से लेकर के ये यहां तक जा रहा है जो कि r प्लस का l है, यस और नो? r से लेकर के r प्लस l तक जा रहा है, तो इसका मतलब आपकी जो लिमिट्स लगेंगी वो लगेंगी बेटा r से लेकर के r प्लस l तक। बोलो सही है? लिमिट लगेंगी r से लेकर के r प्लस l तक, और आपने ये लिमिट्स अप्लाई करने के पश्चात कांस्टेंट चीजों को बाहर 1/x का इंटीग्रेशन करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको 1/x का इंटीग्रेशन नहीं आता होगा। कोई है क्या ऐसा? चलो आगे बढ़ जाओ, इंटीग्रेशन करो। तो v बराबर आपने लिख दिया के क्यू अपॉन एल, कॉन्स्टेंट 1/x का इंटीग्रेशन आएगा ln x, लिमिट लग जाएंगी r से लेकर के r प्लस l तक। चलो भाई आगे आ जाओ, क्या करूंगा? इट इंप्लाइज v विल बी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन एल ln r प्लस l माइनस ln r। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे तो v बराबर आएगा के क्यू अपॉन एल, और देखो log a माइनस log b की प्रॉपर्टी, log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगेगी, तो ये आएगा ln r प्लस l डिवाइडेड बाई r। अब ये आप जो चाहें वैसे एडजस्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यदि सवाल पूछता है तो डायरेक्टली ही पूछेगा, ठीक है? श्योर हैं? अब इसमें और एक चीज यदि मैं आपसे पूछूं तो हो सकता है कि वो ऐसे सवाल बना दे, कैसे सवाल बना दे कि पोटेंशियल एट द पॉइंट एज सेम लेंथ एज रॉड। जितनी रॉड की लेंथ है उतनी ही दूरी पर पोटेंशियल क्या आएगा, ये सवाल है। तो क्या करना है भैया? इसका मतलब ये है कि आपसे बोल रहा है आर बराबर एल करने को। आपसे क्या पूछ रहा है? वो बोल रहा है कि आर बराबर एल लिख दीजिए, तो वी का आंसर आएगा के क्यू अपॉन एल, और ये आएगा एल एन एल प्लस एल अपॉन एल। सॉल्व कर लीजिए तो v का आंसर आएगा के क्यू अपॉन एल और एल एन टू। ये सवाल होते हैं बेटा, ये जो मैं करवा रहा हूं, ये v बराबर के क्यू बाई एल एल एन टू जो लिखा है दैट इज नथिंग बट अ क्वेश्चन, दैट इज नथिंग बट अ क्वेश्चन। बोलो एक डेरिवेशन खत्म हो गया,
ओके फटाफट देखो, आज का लेक्चर पूरा डेरिवेशन बेस्ड है। जो 12th के बच्चों के लिए कुछ हद तक जो बोर्ड की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे साथ में, उनके लिए यूजफुल होगा। हालांकि मेडिकल के बच्चों को तो मैं बोलूंगा बेटा कि इसके डेरिवेशन को, ये वाला जो सवाल है पर्टिकुलरली इसके डेरिवेशन को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। हालांकि हमको डेरिवेशन करवाने वाले सवाल मेडिकल में नहीं पूछता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस ही होता है, लेकिन फिर भी हम लोग चीजों को साथ में लेकर के चलते हैं, ठीक है। और हो सके तो फॉर्मूला याद रख लेना। ओके चलो अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं बेटा, और अगला पॉइंट हमारे पास में है वो है रिंग के कारण। रॉड के बाद मैंने क्या बोला था, रिंग। तो हम लोग अभी यहां पर बात करने वाले हैं रिंग के लिए, और रिंग में फिर से बेटा हमको दो केस करने हैं। पहला है एट द सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के केंद्र बिंदु पर कैसे निकालना है। देखो ये आपके पास में एक रिंग है और इसके सेंटर पर यहां पर आपसे पोटेंशियल पूछा गया है, ये आपका सवाल है। खुद से भी कर सकते हैं, अब खुद से करेंगे, चलो ट्राई करो एक बार। मैंने क्या बोला है इसमें समझ लीजिए, ये जो रिंग है, रिंग की रेडियस r है और इस पर चार्ज आपका q है। समझ लीजिए रिंग की रेडियस r है, इस पर चार्ज आपका q है, चार्ज q है, रेडियस r है, इसके सेंटर पर निकालना है। तो मैं कैसे कैसे प्रोसीड कर सकता हूं, किस प्रकार से करूंगा। तो भैया देखो हमारा कहानी तो उसी प्रकार से शुरू होगी जैसे पहले शुरू हुई। मैंने क्या बोला, इस रिंग पर मैं एक छोटा सा एलिमेंटल चार्ज ले लेता हूं, छोटी सी रिंग ले ली, छोटा सा एलिमेंटल ये पॉइंट ले लिया, और इसका मैंने चार्ज मान लिया dq, ठीक है। इस dq के कारण यहां पर जो छोटा सा पोटेंशियल आएगा वो आएगा dv, जो लिखा जाएगा k इंटू dq अपॉन कैपिटल R। बोलो यस और नो। आपने बोला सही बात है, लेकिन अब ये dq कैसे निकालूंगा। तो भैया देखो 2 पाई r लेंथ पर चार्ज है q, तो 1 लेंथ पर चार्ज आएगा q अपॉन 2 पाई r। तो ये छोटी सी लेंथ को यदि आपने dx माना है तो ये आ जाएगा q अपॉन 2 पाई r इंटू dx, ठीक है। अरे बोलो सही बात है कि नहीं, q अपॉन 2 पाई r इंटू dx, ये dq हो जाएगा। यदि आप चाहें तो ऐसे लिख लीजिए, तो आपके पास में dv का जो आंसर आएगा वो आएगा k अपॉन r इंटू dq की जगह आपने लिखना है q अपॉन 2 पाई r इंटू dx। बोलो सही बात है, अरे बोलो सही बात है कि नहीं। मैं बोला ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए नेट पोटेंशियल, मतलब आपको चाहिए इस पूरी रिंग के कारण पोटेंशियल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो आप लिखोगे v बराबर इंटीग्रेशन k q अपॉन r इंटू 2 पाई r इंटू dx। बोलो लिमिट कहां से कहां तक लिमिट आएगी। देखो यहां पर यदि आप शुरू करते हो तो पूरा जब घूम के लौट के आओगे तो 2 पाई r घूम चुके होगे, तो आपका आ जाएगा 0 से लेकर के 2 पाई r तक, ठीक है। लिमिट भी लगा दी मैंने। तो सॉल्व करने पर v बराबर देखो k इंटू क्यू अपॉन r इंटू 2 पाई r, कांस्टेंट चीज है बाहर, इंटीग्रेशन dx 0 से लेकर के 2 पाई r तक। सॉल्व करो इसके इंटीग्रेशन को। इसके इंटीग्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ, dx का इंटीग्रेशन x मिलेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है। थोड़ा सा फास्ट लग रहा है, कोई बात नहीं, बिल्कुल मत डरिए, एकदम सिंपल चीजें हैं, फटाफट करते चले जाइए। dx का इंटीग्रेशन x आएगा तो v बराबर आप लिखोगे देखो k इंटू क्यू अपॉन r इंटू 2 पाई r, और इंटीग्रेशन x आएगा 0 से लेकर के 2 पाई r तक की लिमिट आएगी। लिमिट को सॉल्व करेंगे k इंटू क्यू अपॉन r इंटू 2 पाई r, और अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो बेटा 2 पाई r माइनस 0। सो v बराबर देखो ये आएगा कितना, k इंटू क्यू अपॉन r इंटू 2 पाई r, और इंटू 2 पाई r आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। और यदि 2 पाई r आएगा तो ये 2 पाई r से 2 पाई r कट जाएगा, तो v का आंसर आ रहा है आपके पास में के क्यू अपॉन r, के क्यू अपॉन r। दैट्स द आंसर। बोलो कितना डिफिकल्ट टास्क था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है। यस और नो। इसको करने का एक और तरीका हो सकता था, तरीकों पर मैं डिस्कस कर रहा हूं थोड़ा सा, वो ये है कि देखो आपने क्या लिख दिया, देखो तरीका समझिए, यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। एक ही सवाल को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, जैसे मैं यहां पर कर रहा हूं, देखो मान के चलिए ये मैंने रिंग मानी थी, बराबर है, और यहां पर रेडियस r थी, तो मैंने बोला यार dv बराबर आया था इंटीग्रेशन k डॉट dq अपॉन r। यस और नो। अरे बोलो आया था कि नहीं आया था।
इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन का लगा दिया पहले ही मैंने। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि भैया डीवी का आंसर तो के डी क्यू अपॉन आर आएगा, और यदि के डी क्यू अपॉन आर आएगा तो मेरा v बराबर आएगा इंटीग्रेशन के डॉट डी क्यू अपॉन आर। सो बेटा v बराबर के अपॉन आर तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन डी क्यू कर लेता हूं, तो इंटीग्रेशन डी क्यू कितना आएगा, लो भैया एक स्टेप में आंसर, बोलो समझ में आया। सर ये इंटीग्रेशन डी क्यू क्यों क्यों आया, तो भैया देखो हम लोगों को क्या करना था, देख छोटे से एलिमेंट का चार्ज डी क्यू माना था, तो इस पूरी रॉड का जब इंटीग्रेशन कर लूंगा तो टोटल चार्ज कितना आएगा, क्यू आएगा। अरे बोलो आएगा कि नहीं आएगा, बस यही कहानी है, बोलो यही कहानी है। बट इसको हर जगह अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि देखो पहले वाले सवाल में क्या होता है, वो डिस्टेंस भी बदल रही थी, बदल रही कि नहीं बदल रही थी, एक्स वेरिएबल आ रहा था। इस सवाल में ऐसा नहीं हो रहा है। इसका रीजन ये है कि बेटा कहीं से भी यदि आप उठा के देखोगे, जैसे यहां पर यदि एलिमेंट लिया तो भी ये डिस्टेंस आर है, यहां एलिमेंट लिया तो भी डिस्टेंस आर है, यहां एलिमेंट लिया तो भी डिस्टेंस आर ही है। डिस्टेंस सेम होने के कारण यहां पर मैं ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकता हूं, हर जगह पर नहीं कर सकता। क्या ये बात समझ में आ गई? आर यू श्योर इनफ? बोलो सही है। अच्छा, रिंग का एक केस हो गया। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, रॉड का पढ़ लिया, रिंग के सेंटर पर पढ़ लिया। अब हम लोगों को पढ़ना है रिंग की एक्सिस पर। कहां पर पढ़ना है? रिंग की एक्सिस पर। रिंग के बाद में आएगी डिस्क, रिंग के बाद में क्या आएगी, डिस्क भी आएगी। तो हम लोग अपना थर्ड हेडिंग चल रहा होगा, सो या हम लोग बोल सकते हैं सेकंड के अंदर सेकंड है, एट अ पॉइंट on axis of ring, at a point on axis of ring, at a point on axis of ring, at a point on axis of ring। तो जब ऐसा करते हैं तो भैया देखो ये हमारी रिंग बन गई, मैंने बोला बिल्कुल सही है। इसकी रेडियस मैंने r मान ली, और इसकी एक्सिस पर x दूरी पर मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया। बोलो समझ में आया? इस रिंग का जो चार्ज है वो आपके पास में गिवन है Q। बोलो इज इट क्लियर टू यू, यस और नो? मैं उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट आपके समझ में आया होगा। जहां तक मैंने किया है, मैंने क्या किया, एक रिंग खड़ी कर ली, रिंग के सेंटर पर, रिंग का सेंटर है, उसकी रेडियस आर है, और रिंग के सेंटर पर जो एक्सिस बन रही है उस पर एक्स दूरी पर एक पॉइंट कंसीडर किया है, जिसे मैंने नाम दे दिया P, जिसे मैंने क्या नाम दे दिया, P। इस P पर आपको पोटेंशियल लिखना है, ठीक है। अब मैंने जब सेंटर वाला करवाया था तो मैंने एक पॉइंट बताया था आपको, यदि याद आ रहा हो तो मैंने बोला देखो ये सब जगह डिस्टेंस r है, तो सीधा सीधा के क्यू अपॉन आर लिख सकता हूं। भाई ऐसे ही करा कि नहीं किया? चाहिए तो हम लोग उसको भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको भी करके दिखाता हूं। मान के चलो हम लोग यहां आ गए, ठीक है। तो मैंने देखा है रिंग के इस वाले एलिमेंट को मैंने कंसीडर किया, जिसका छोटा सा चार्ज मैंने डी क्यू मान लिया। तो छोटे से चार्ज के कारण जो छोटा सा पोटेंशियल लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा के इंटू डी क्यू अपॉन डिस्टेंस। बोलो ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, फटाफट से बोलो, ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी? दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब आप लिख दोगे अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो यहां तक कोई परेशानी? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर एक बात ध्यान नोटिस कीजिए, वो ये है कि मान के चलो यदि आपने एलिमेंट यहां माना होता डी क्यू वाला, तो यहां से भी ये डिस्टेंस क्या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ही आती थी या नहीं आती थी? बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब आप कहीं से भी यदि एलिमेंट कंसीडर करोगे, सब जगह डिस्टेंस सेम है, तो क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं? और नहीं भी लिखता हूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि v बराबर जो आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन k डॉट डी क्यू बराबर। क्या इसमें मुझे कुछ छेड़ने की जरूरत पड़ रही है? बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है। सीधा सीधा आप चीजों को बाहर निकाल लीजिए, k अपॉन अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन डी क्यू ले लीजिए, और इंटीग्रेशन डी क्यू कितना आएगा, कैपिटल Q आएगा। सो दैट विल बी योर आंसर। बोलो आया समझ में? कितना आसान है ये। जैसे के क्यू अपॉन आर कर रहे थे वैसे के क्यू अपॉन अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करना है, एंड नथिंग एल्स। मुझे लगता है यहां तक आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए।
थोड़ा बहुत परेशानी हुई होगी जो रॉड वाला था। रिंग में कोई परेशानी नहीं है, के क्यू अपॉन आर जैसा ही बिहेवियर दिखा रहा है, क्योंकि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट अ सेम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। जहां पर आप पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं वहां से सब डिस्टेंसेस क्या हैं, सेम है, वहां से सारी डिस्टेंसेस क्या हैं, सेम है, इसलिए कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अरे बोलो कि मैं अकेला ही पसीना हुए जा रहा हूं, कुछ समझ में भी आ रहा है, यस और नो? चलो, मैं उम्मीद करता हूं कुछ समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत देखो साइड दे चुका हूं ऑलरेडी आपको, यहां तक आपने लिख लिया होगा। तो मैं आगे बढ़ जाता हूं अगले पॉइंट पर, और ये है हमारे पास में डिस्क। ठीक है, हम लोग जो अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं वो है तीसरे नंबर वाला है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क के बारे में हम लोगों को बात करनी है, और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क में कैसे होगा, क्या होगा, जरा देखते हैं। ठीक है, अब इसमें सवालों के पैटर्न कुछ इस प्रकार से बनते हैं, जरा ध्यान से देखना। मैंने ये डिस्क बनाई, इसका ये सेंटर ले लिया, इसकी जो रेडियस है, रेडियस आपको गिवन है कैपिटल आर, इससे x दूरी पर यहां पर आपको पोटेंशियल लिखना है। ये डिस्क है तो इसको थोड़ा सा भरा भरा सा बना दीजिए। बोलो समझ में आया? सर इसमें समझने लायक था ही क्या, ये तो बहुत ही आसान हलवा सवाल था। बोला ठीक है। अब यहां पर दो चीजें दी जाती हैं, इसको दो प्रकार से डिनोट किया जाता है। एक तो वो है कि यहां पर दे देता है चार्ज डेंसिटी। क्या दे देता है? चार्ज डेंसिटी देता है, जो कि है बेटा सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर, या फिर चार्ज क्यू दे देता है। कैसे भी दिलवा ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दे रखा है। अब यहां पर देखिए हो क्या रहा है, यदि इस पर पूरे पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो ऐसे 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 पूरे पर चार्ज हम लोगों ने क्या कर लिया है, डिस्ट्रीब्यूटेड कर लिया है। ठीक है, पूरे पर क्या कर दिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस पूरे पर यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो देखो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यदि मैं देखता हूं तो हर चार्ज की जो दूरी है वो अलग अलग है। हर चार्ज की जो दूरी है वो सेम है या अलग अलग है? तो आंसर है बेटा अलग अलग है। और यदि अलग अलग है तो इसका मतलब मुझे एक एलिमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? बिल्कुल जाना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक सिंपल सी बुद्धि लगाई थोड़ी सी, क्योंकि अपने पास है ही थोड़ी, तो थोड़ी लगाएंगे, है ना। चलो मैंने क्या किया, यहां से आर दूरी पर गया और एक छोटी सी एक रिंग कंसीडर कर ली, और ये जो छोटी सी रिंग कंसीडर करिए, इसकी जो मोटाई है, इसकी जो मोटाई है वो है डी आर। ठीक है, बात समझ में आई? मैंने क्या कंसीडर कर लिया, एक छोटी सी रिंग। क्यों ऐसा कंसीडर किया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? उसका रीजन ये है कि इस रिंग पर आप कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, सबकी डिस्टेंसेस यहां से सेम आएंगी। आएंगी कि नहीं आएंगी? बिल्कुल आएंगी। तो मैं क्या बोलता हूं कि मैं यहां पर सिंपल सी बात कह देता हूं, वो ये है कि स्मॉल पोटेंशियल, जो छोटा सा पोटेंशियल आएगा जो कि ड्यू टू एलिमेंटल रिंग आएगा, वो कितना आएगा? तो ये लिखोगे आप dv बराबर k इंटू छोटा सा चार्ज dq अपॉन डिस्टेंस कितनी आएगी? तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? k dq अपॉन अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। लेकिन अब यहां पर एक परेशानी है। वो परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि भैया हम लोगों को इस पर जो छोटा सा चार्ज dq है वो नहीं मालूम है। सबसे पहला जो सवाल हमारे मन में आ रहा है वो यही आ रहा है कि dq आखिर कितना है? dq आखिर कितना है? जब तक मुझे ये नहीं पता लगेगा dq कितना है, तब तक मैं आगे प्रोसीड नहीं करूंगा। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे सर पहले जैसे किया था कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है कि आर और एक्स? अरे भैया यहीं पे गलती करोगे। आर और एक्स कांस्टेंट नहीं है। आर तो देखो छोटा आर तो मैंने माना है ना, ये रिंग ऊपर भी हो सकती है, थोड़ी नीचे भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। तो वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। इसलिए मेरे को इंटीग्रेशन में ध्यान रखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन प्रॉपर करना ही पड़ेगा। सो मैंने क्या बोला कि मेरे पास में सिचुएशन ऐसे हो रही है कि चार्ज का मतलब होता है
चार्ज का मतलब होता है, चार्ज बराबर होता है चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। क्यों? क्योंकि आपको चार्ज डेंसिटी दे रखी है तो इंटू एरिया। अब एरिया इस रिंग का कैसे निकालेंगे? इस रिंग का एरिया जो है, देखो ध्यान रखना, गलती से जो गलती हो सकती है वो मैं बता रहा हूं। एरिया पाई आर स्क्वायर मत ले लेना। क्यों नहीं लेना है सर जी? उसका रीजन समझ लीजिए। इसे जब आप लोगे तो ये रिंग को काट के यदि मैं लंबा कर दूं तो इस रिंग की जो मोटाई है वो डी आर है और इसकी जो लेंथ है वो 2 पाई आर है। बोलो बात पकड़ में आई? तो एरिया बेटा ये वाला बनेगा। तो क्या आप इस चार्ज डी क्यू को चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर लिख सकते हैं? डी क्यू बराबर सिग्मा 2 पाई आर डी आर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? फटाफट बोलो। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो आर पर डिपेंडेंसी आने लग गई। आर क्या है? इस सेंटर से कितनी हाइट पर आप जाके रिंग ले रहे हो उस पर डिपेंडेंसी आने लग गई। तो इसका मतलब मुझे इंटीग्रेशन लिमिट्स के साथ में लगाना है, ठीक है। और किसकी लिमिट? स्मॉल आर की लिमिट, जो कहां से कहां तक चलेंगी? 0 से लेकर के कैपिटल आर तक चलेंगी। बोलो यस। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग लिखने लगेंगे अभी डी वी बराबर के अपॉन अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डी क्यू की जगह लिखोगे सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। बोलो सही बात है? अरे बोलो सही बात है या नहीं है? बिल्कुल सही बात है। और यदि ये वाली बात आपको सही लग चुकी है तो आप लिखोगे v बराबर इंटीग्रेशन के सिग्मा 2 पाई आर डी आर अपॉन अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो सही बात है? अब यहां से आगे मैथमेटिक्स आती है। अब मैथमेटिक्स में एक फंडा ये है कि अब देखो यहां पर मेडिकल में बहुत सारे बच्चों का मैथमेटिक्स बैकग्राउंड तो है नहीं, तो मैंने ऐसे टाइप के इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए एक मेथड बताया था, आपको यदि याद हो तो। हालांकि जो जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है वो तो पता है दूसरे कॉन्सेप्ट से भी कर लेंगे। कौन सा मालूम क्या? एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ एक्स का इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट याद दिला रहा हूं मैं। सर आपको कैसे आता है? आपको तो यही वाला आना चाहिए था ना। अरे बेटा आता है, क्या करें, थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़ ली हम लोगों ने भी आपके लिए, ठीक है। चलो, तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है वो एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स का कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं रोक रहा हूं मैं। बोलो समझ में आ रही है बात? लेकिन जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है उनको मैंने क्या सिखाया उस पर फोकस करना है, लेकिन उससे पहले इसकी लिमिट लगा लीजिए, 0 से लेकर के कैपिटल आर तक है। तो हमने सिखाया है आपको लेट, ये ऐसी टर्मिनोलॉजी दिखती है, उसको हम लोग लिखते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर, याद है? फिर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं 2r dr प्लस का, x तो कांस्टेंट है ना, x थोड़ी बदला है। x क्या है? सेंटर पर, सॉरी एक्सिस पर डिस्टेंस है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 बराबर 2t dt। बोलो सही है? 2 से 2 कट बनेंगे तो ये बचेगा r dr बराबर t डॉट dt। बोलो ये काम हो गया। ओके, सो अब आप यहां पर आ जाइए, तो आप लिखेंगे v बराबर इंटीग्रेशन k इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई, देखो r डॉट डी आर दिखा, उसकी जगह मैंने लिख दिया t डॉट डी टी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया टी स्क्वायर और उसका रूट, ठीक है। बोलो समझ में आया है या नहीं आया है? अब कई लोग बोलेंगे सर समझ में तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं, थोड़ी थोड़ी सी जो डाउटफुल है उसको हम लोग यहां पर कवर कर लेंगे। बोला ठीक है। हाँ, मेरे को ऐसा लगा कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर बेटा, कुछ नहीं है, सही चल रहा है सब। देखो क्या, अब यहां पर देखो ये dt है और ये जो लिमिट्स लग रही हैं ये किसके रिस्पेक्ट में लग रही है? ये लग रही है विद रिस्पेक्ट टू r, तो लिमिट्स भी चेंज करनी होती हैं। तो ध्यान दीजिए, तो मेरे पास में अब इक्वेशन है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर, ठीक है। तो पहली लिमिट लग रही है r बराबर 0 की, तो बेटा r बराबर 0 जब आप रख दोगे तो ये आएगा 0 प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर
इट एम्प्लाइज टी बराबर एक्स, मतलब लोअर लिमिट आपकी सेट हो चुकी है और लोअर लिमिट आपके पास में आई है एक्स। ठीक है, ये वाला कलर शायद थोड़ा ये हो गया, कोई बात नहीं, मैं इसको लिख देता हूं आर बराबर 0 की लिमिट इट एम्प्लाइज 0 प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर इट एम्प्लाइज टी बराबर एक्स। ठीक है, और दूसरी लिमिट कहां की है, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, सो इट एम्प्लाइज आप लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर। बोलो सही बात है? अरे यस और नो? तो आपने बोला सर बात तो सही लग रही है, लेकिन हम लोगों को तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर के हिसाब से चलना है, यहां तो स्क्वायर स्क्वायर चल रहा है। बात समझ में आ रही है भाई? देखो ये क्या है, आर के लिए है ना, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको टी की लिमिट लगेंगी, क्योंकि देखो 0 से आर जब लग रहा है, जब ये स्मॉल आर के लिहाज से चल रहा है, तो ये आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे टी बराबर कितना आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो लिमिट लग चुकी होंगी। सो लिमिट लगाने का काम आपको करना है, लेकिन लिमिट लगाने से पहले करें या बाद में करें, जैसा भी करना है आपकी मर्जी है। आप लिखोगे v बराबर इंटीग्रेशन x से लेकर के अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई r dr, सॉरी 2 पाई r dr को मैंने हटाया नहीं है, यहाँ पे हटा चुका हूं ऑलरेडी, 2 पाई t dt, 2 पाई ये आएगा बेटा, t आएगा और ये dt हो जाएगा, और अंडर द रूट ऑफ टी स्क्वायर का मतलब आएगा t। क्लियर है? तो कैंसलेशन कर दीजिए, t से ये t कट जाएगा, और कांस्टेंट चीजों को बाहर निकालेंगे तो आप पाएंगे k इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई बाहर, इंटीग्रेशन dt बच रहा है, और लिमिट लग रही है x से लेकर के अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तक की। बोलो लगी कि नहीं लगी? आपने बोला लग तो गई। तो बस अब क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई, और dt का इंटीग्रेशन आएगा t, लिमिट लगेंगी x से लेकर के अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तक। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, तो कितना हो जाएगा, ये आएगा v बराबर k इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का x। अगला स्टेप और थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं और k की जगह लिख लेता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 2 पाई अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का x। बोलो सही है? अब क्या करेंगे, चलो कैंसलेशन शुरू करो, पाई से पाई कटेगा, 2 से ये 2 बार कटेगा, तो v बराबर बचेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का x। दिस इज द आंसर फॉर पोटेंशियल, आंसर फॉर पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग हुज चार्ज डेंसिटी इज गिवन एज सिग्मा। अब सिग्मा की जगह आप q अपॉन पाई आर स्क्वायर लगा के यदि चार्ज दे देता, ये सब चीजें दे देता, तो ऐसा भी कर सकते हैं। और क्या पूछ सकता है, एट द सेंटर ऑफ द रिंग भी पूछ सकता है, और एक कंडीशन और बनती है इसमें, तो उसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं पहले लिख लेता हूं, v का आंसर आया था हमारे पास में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का x। यदि मैं यहां पर चाहता हूं एट द सेंटर ऑफ डिस्क, एट द सेंटर ऑफ डिस्क, तो बोलो सेंटर ऑफ डिस्क के लिए x बराबर 0 हो जाएगा। क्यों? डिस्क से आगे आपको जाना ही नहीं है, सेंटर पे ही निकालना है, तो x बराबर 0। तो x बराबर 0 रखने पर मैं कह सकता हूं v एट सेंटर को vc मान लीजिए, ये आंसर आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0। ये सॉल्व कर लीजिए,
VC का आंसर आएगा सिग्मा R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास में एक आंसर हो चुका है। इसको आगे सिग्मा की जगह Q अपॉन पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो वहां से भी बना सकते हो Q अपॉन पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर। देखो Q अपॉन पाई आर स्क्वायर सिग्मा की जगह हो गया, यहां पर R आएगा, यहां पर एप्सिलॉन नॉट आएगा। एक R से एक R काट लीजिए, एक R से एक R काट लीजिए और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये बन जाएगा 2KQ अपॉन R वगैरह, ऐसा कुछ तो भी आंसर बनते हुए नजर आएगा। ठीक है, वो तो आपका एडजस्टमेंट वाला पार्ट है, मेन आंसर तो मैं आपको निकालवा के दे चुका हूं, ये है। अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि सेकंड कंडीशन है, यहां पर मान के चलो x की जो वैल्यू है वो r की तुलना में बहुत बड़ी है। x की जो वैल्यू है वो r की तुलना में बहुत बड़ी है। इफ x इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू कैपिटल R, देन व्हाट विल यू डू, तब आप क्या करोगे ये आपको बताना है। तो हमारे पास तो फॉर्मूला है, तो हम तो पहले फॉर्मूले को ही लिखेंगे, और फॉर्मूला कहता है हमें सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर द रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का x। फॉर्मूला तो लिखना ही पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, उसको तो कहीं छोड़ नहीं सकते। तो अब हम लोगों को बस यहां पर थोड़ा सा बेटा बुद्धि लगानी पड़ती है, वो ये है कि v बराबर आप लिखोगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख देंगे हम लोग R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 1/2 माइनस का x। ठीक है, अब मैंने बोला है x इज ग्रेटर ग्रेटर देन R, तो मैं यहां से x कॉमन निकाल लेता हूं। ऐसा करने से क्या हो जाएगा तो मैं आपको दिखा रहा हूं, साथ ही साथ में x कॉमन निकल जाएगा तो x स्क्वायर बाहर आएगा, तो x बाहर बनेगा, ये बनेगा R स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जिनको ये कॉमन निकालना नहीं आता है बेटा उसको जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, मैं अगले स्टेप पे करके दिखा रहा हूं क्या होता है, समझिए। v बराबर मैंने लिखा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मैं एक स्टेप कर रहा हूं जानबूझ के। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था, पावर 1/2 थी। अब कई लोग बोल रहे होंगे सर एक्स स्क्वायर तो पीछे था ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो मैंने क्या करना है इसमें मैंने करना बस इतना सा है कि देखो यहां पर नहीं है तो मैंने यहां पर एक्स स्क्वायर और ऊपर एक्स स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट के खत्म हो जाएगा। अब ऊपर में रूट लग रहा है, तो जब एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा तो होगा ये कि इसका रूट होकर ही बाहर निकलेगा, तो रूट हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ऊपर भी है, ऊपर है, कॉमन निकालोगे तो एक्स स्क्वायर का रूट होगा, तो एक्स स्क्वायर का रूट का मतलब आंसर आएगा एक्स। यहां 1 बच जाएगा, प्लस यहां ऊपर आर स्क्वायर बच जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और पावर 1/2 एज इट इज, और माइनस का एक्स। बोलो समझ में आया स्टेप? एक बार और कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, अन्यथा नहीं करता था। यदि सारे बच्चे मुझे पता होता ना कि सामने मैथमेटिकल बैकग्राउंड के बैठे हैं, तो मैं सीधा करता था और बोलता था कि समझ में आया ही होगा। लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोगों की मैथ्स थोड़ी कच्ची है, तो इसलिए मैं वापस से करके दिखाया कि भैया एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे लिख लिया और एक्स स्क्वायर का रूट से बाहर निकालोगे तब ऐसा होता है। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर एक एक्स दिख गया, यहां पर एक्स दिख गया, पूरे एक्स को बाहर निकाल लेता हूं, तो ये आएगा सिग्मा इंटू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर आपको 1 प्लस का आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और होल पावर में 1/2 दिख रहा है और माइनस का 1 दिख रहा है। ठीक है, अब सर इसका क्या करें, ये तो और भी टेढ़ी टर्मिनोलॉजी लग रही है, तो मैं आपको एक बार फिर से भूतकाल की यात्रा कराना चाहता हूं। बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर में आपने एक बाइनोमियल एक्सपांशन नाम की एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी। बाइनोमियल एक्सपांशन वो कहती है 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर 1 प्लस का एन एक्स इफ x इज लेस देन 1। ये पढ़ाया हुआ है, जिसको याद आ गया बहुत ही अच्छी बात है, जिसको याद नहीं आया मोबाइल को साइड में रखना, नीचे धरती मिलेगी आपको, है ना? क्या करना है, धरती को चूमिए जोर से। समझ में आया जोक की नहीं समझ में आया? आधे लोगों तो वैसे ही बाउंसर चले जाते, जोक भी बाउंसर जा रहे हैं। अरे भैया देख, ये तेरे हाथ में मोबाइल है? अच्छा ऐसे देख रहे हो? यस, उसको साइड में हटा दीजिए, हटा दिया, नीचे धरती दिख रही है। अच्छा सर मैं तो बेड पे बैठ के देख रहा हूं रजाई में, तो दिक्कत है।
धरती को चूमना है तो कहां जाना पड़ेगा? ग्राउंड पे जाना पड़ेगा। ग्राउंड फ्रेम में सवाल करना है तो ग्राउंड में ही जाके सवाल कीजिए। तो ग्राउंड फ्रेम में पहुंच जाइए। रेफरेंस फ्रेम कौन सा लेना है? ग्राउंड। धरती पे पहुंचिए, पहुंच गए, आराम से बैठ जाइए। जैसे देख रहे थे लेक्चर, अभी देख लिए। कई लोग बोल रहे हैं सर धरती ठंडी है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है? अब हम लोग एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, अपने आप हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, टेंशन मत लो। नाउ अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करनी है टू योर हेड, और वो भी बैक साइड से। बैक साइड से यहां से एकदम जोर से काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कीजिए, अंदर से लानी है वो भी काइनेटिक एनर्जी, और जाके धप ऐसे जाके आराम से धरती को चूमिए। आराम से नहीं, जोर से काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड किए तो इनिशियल वेलोसिटी यदि 0 थी तो फाइनल वेलोसिटी कुछ तो आनी चाहिए। और कैलकुलेट कर दीजिए, मान के चलिए आपके हेड को जिसका मास है, अरे हेड मुंडी ऊपर, मान के चलिए इसका मास भी कुछ तो भी ले लीजिए और काइनेटिक एनर्जी भी दे दीजिए कुछ तो भी अपनी मुंडी को। और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आ रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी एट द टाइम व्हेन योर मुंडी हिट द ग्राउंड, और जब आप धरती को चूम रहे हो उस समय वेलोसिटी मुंडी की कितनी आ रही है, कैलकुलेट करके निकालना है। चलो फटाफट। अब ये बोल रहा है 1 + x की पावर n बराबर 1 + nx, x << 1। अब यहां कहां है वो चीज जो मैं यहां बोल रहा हूं, है कि नहीं है? तो बेटा याद करो, मैंने बोला था x इज ग्रेटर देन r। यदि x r से बहुत बड़ा है, मतलब आप मान लीजिए लेट्स से कि थोड़ी देर के लिए मैंने माना r की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 100। बोलो कंडीशन सेटिस्फाइड? तो अब यहां देखिए 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, और 100 का स्क्वायर करोगे तो 1 2 3 4 जीरो लग गई। तो 1 + 1/1000, मतलब ये नंबर बहुत छोटा। तो क्या इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? कौन सी वाली कंडीशन? तो ये बाइनोमियल थ्योरम वाली कंडीशन। और यदि सेटिस्फाई कर चुका है तो बाइनोमियल थ्योरम लगा दीजिए। तो v का आंसर बनते हुए नजर आएगा सिग्मा x/2 एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस का r²/2x², और ये -1 साथ में चल ही रहा है। बोलो चल रही है? ओके चलो, तो अब क्या होगा? एक कैंसल। सो v का आंसर आएगा सिग्मा x/2 एप्सिलॉन नॉट r²/x²। कुछ काटने लायक दिख रहा है तो उसको फिर से काट दीजिए। एक x से एक x कट रहा है, तो सिग्मा r²/2 एप्सिलॉन नॉट। 2 क्यों आ रहा है यार? 4 आना चाहिए था, कहीं रह गया क्या कुछ? सिग्मा x/2 एप्सिलॉन नॉट 1 से 1 गया, r²/2। ओ ये रहा, मैं तभी बोलूं आंसर क्यों मैच नहीं किया। तो 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2x, तो बोलो 4 आ जाएगा। यस, तो मेरे पास में v का आंसर आ रहा है सिग्मा r²/4 एप्सिलॉन नॉट x। बोलो इस आंसर को सब लोग लेके आ पाए या नहीं लेके आ पाए हैं? लेके आ पाए हैं या नहीं लेके आ पाए हैं? लेके आ गए। ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब देखो वैसे तो ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है, लेकिन हम लोग कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और सिग्मा हमारा होता है बेटा क्या? Q/πr²। क्यू डिस्क का एरिया πr²। तो देखो सिग्मा की जगह रख के देखो जरा थोड़ा सा, तो ये आएगा Q/πr² इंटू r²/4 एप्सिलॉन नॉट x। सर ये क्या कर दिया? अरे कुछ नहीं किया, देखो ये ठहरा आपका सिग्मा, इस सिग्मा की वैल्यू यहां पुट कर दी, ठीक है। अब ये क्या बच रहा है? r²/4 एप्सिलॉन नॉट x, तो उसको यहां रख दिया। अब यहां तो काट सकता हूं ना, क्या कटेगा? r² से r², और कुछ नहीं कट रहा है। ओके, सो v का आंसर देखिए क्या बन रहा है? Q/4 एप्सिलॉन नॉट x बन रहा है। अरे बोलो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बनते हुए नजर आएगा आपको, और अभी भी नजर नहीं आया है। सो रिपीट द प्रोसेस। v बराबर kq/x। बेसिकली क्या हुआ मालूम है क्या? ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है यदि आपका q चार्ज हो, इससे x दूरी पर कोई पॉइंट हो, यहां पर यदि आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो vp का फॉर्मूला kq/x आ रहा है। मतलब आप समझ जाइए, यदि x ग्रेटर देन कैपिटल R आता है तो उस केस में होता यह है कि आपका जो डिस्क है वो एक सिंपल पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लग जाती है। बोलो समझ में आया या नहीं आया? कई लोग बोलेंगे सर थोड़ा थोड़ा सा आया, थोड़ा थोड़ा सा बाउंसर भी लगा,
लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें इतनी भी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है जितना आप लोग अपने मन को बता रहे हो कि अरे डिफिकल्ट है। कुछ नहीं है, थोड़े से फॉर्मूला याद करने और वो आराम से हो जाएंगे। बोलो समझ में आई कहानी या नहीं आई? कई लोगों को आई, कई लोगों को नहीं आई। जिनको नहीं आई वो लोग वापस से एक बार लेक्चर को गो थ्रू करेंगे बेटा। अब देखो यहां से आगे जो अगली हेडिंग आती है ना, वो आती है आपकी स्फीयर की। किसकी कहानी है? गोला। अब स्फीयर हमारे पास में कितने तरह के होते हैं? 4। पहला कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। दूसरा होता है कंडक्टिंग हॉलो, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। तीसरा होता है नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। और चौथा होता है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। बात समझ में आ गई? ओके। अब मान के चलो मैंने तो भी गोला बना लिया, ये 4 गोले बनने, ये तो आपको समझ में आ गया। अब यदि ये 4 वैसे ऐसे गोला बनाऊंगा तो यहां पर 3 कंडीशन बनती है। देखो एक तो ये सेंटर तो है ही है, सेंटर है, तो हम लोगों ने मान लिया इसकी रेडियस कैपिटल आर मान ली। और मैं आपसे यदि कोई पॉइंट पर पोटेंशियल पूछता हूं तो कौन कौन से पॉइंट पर पूछ सकता हूं? एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, बराबर है। जनरली यही 3 पॉइंट पूछे जाते हैं, या तो गोले के बाहर या गोले की सरफेस पे या गोले के अंदर, ये 3 पॉइंट बनते हैं। अब इन तीनों पॉइंट में से मैं आपको बता दूं, जो आउटसाइड वाला पॉइंट है वो सबके लिए सेम होता है, सरफेस वाला पॉइंट भी सबके लिए सेम होता है। फर्क आता है अंदर वाले पॉइंट का। तो अब देखो हमें टोटल कितने डेरिवेशन हो गए, सोचिए आप। देखो ये 4 तो ये गोले हो गए, तो 4 हर एक के लिए कितने केस चाहिए? 3, तो 4 दिया 12 केस हमको चाहिए। अब बोलो 12 डेरिवेशन थोड़ी करेंगे हम लोग, नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? नाउ जस्ट रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें मैंने बोला था ये 4 गोलों को बाहर का यदि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो ये क्या बन जाता है? ये गोला बन जाता है आपका एक पॉइंट चार्ज। अरे बोलो यस और नो, सही बात है, गलत बात है, क्या है? तो चारों गोलों के लिए एक साथ किसी आउटर पॉइंट के लिए लिखेंगे तो सीधा आंसर लिखेंगे KQ/R, बिकॉज यू नो दैट डिस्टेंस यदि बड़ी है तो उसके लिए क्या बन जाएगा? एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो KQ/r विल बी द पोटेंशियल एट अ r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। बात समझ में आई? चलो मैं लिखना चालू करता हूं, आपको लिखने। अब 12 में से कितने खत्म हो गए? पहले तो एक बात बताओ, 12 में से 4 डेरिवेशन खत्म। अच्छा अगला पॉइंट मैं बताता हूं, जो सरफेस वाला पॉइंट है उसमें सीधा सीधा स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो जाता है। तो और कितने खत्म हो गए? 4 और खत्म हो गए। तो 12 में से 4 और 4 8 गए, तो अब कितने बच गए? 4। ओ तो 12 डेरिवेशन में से 8 डेरिवेशन तो आपने उंगलियों पे कर लिए। वेरी गुड, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं, शाबाशी मिलनी चाहिए आप सबको। ओके, और कितने बच गए? 4 बच गए। 4 में से 3 और आसान है। जैसे याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वाला कॉन्सेप्ट याद कीजिए, किसमें किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? जीरो था, है ना। वैसे यहां पर कंडक्टिंग सॉलिड, हॉलो और नॉन कंडक्टिंग हॉलो, इन 3 का भी लमसम में एक ही साथ में निपटा देंगे और वो आएगा KQ/R। लेकिन लिखना पड़ेगा बेटा सब में, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो 11 निपट लिए, एक बचेगा जिसका डेरिवेशन हम लोग आज के लेक्चर में तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इट विल बी लेंदी, आगे वाले लेक्चर में करेंगे, लेकिन मैं बता देता हूं, ठीक है? चलो फटाफट लिखना चालू करना है। पहला 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 पॉइंट लिखिए, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर CHS। ये गोला, इसकी रेडियस कैपिटल R और पॉइंट आउटसाइड है, तो वो पोटेंशियल आएगा KQ/r, ये वाली डिस्टेंस स्मॉल r है, ठीक है? फटाफट फटाफट लिख दीजिए। कंडक्टिंग, अब देखो ये जो चारों पॉइंट है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए भी, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर के लिए, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए, ठीक है? ये फॉर्मूला बनेगा ऐसा। बोलो 4 खत्म हो गए। कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, अच्छा हिंदी मीडियम, कंडक्टिंग मतलब चालक, हॉलो मतलब खोखला, खोखला चालक गोला,
कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठोस चालक गोला, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, कुचालक खोखला गोला, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, कुचालक ठोस गोले के बाहरी किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान वी बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल आर रहेगा। स्मॉल आर जो है वो उस गोले के केंद्र से उस बिंदु की दूरी है जहां पर आपको विद्युत विभव की गणना करनी है। बोलो समझ में आया? सर कुछ ज्यादा हिंदी नहीं हो गई? ओके चलो कोई बात नहीं, हम लोग लौट आते हैं अपने उस पे। बोलो 4 डेरिवेशन खत्म कर लोगे? चलो आगे आ जाओ। अब ऐसे ही एट सरफेस ऑफ गोला, पहला है कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, दूसरा है कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, तीसरा है नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर और चौथा है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। चारों के लिए ये बेटा यहां पर सेंटर रेडियस है आर और आपको बेटा यहां पर पॉइंट कंसीडर किया गया है, यहां वी पूछा है, इसका आंसर आएगा वी बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर जो रेडियस है, गोले की रेडियस। खत्म। लो भैया 4 और 4 8। आज तो बहुत सारे डेरिवेशन कर लिए हम लोगों ने। बोलो हो गए 8। अब हम लोग अगले पे बढ़ते हैं, अगले पेज पर निकल रहा हूं मैं, फटाफट देखिए। पहला कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, दूसरा कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, तीसरा नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। 11। ठीक है, अब इन तीनों के लिए मान के चलो ये है आपका गोला, इसकी रेडियस है कैपिटल आर। यहां पर ध्यान से सुनना, ये वो पॉइंट है बिंदु P जिसकी डिस्टेंस है स्मॉल आर और आपसे पूछा गया है वीपी कितना आएगा। बेटा इस वीपी का आंसर आएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ओ सर स्मॉल आर आना चाहिए, अरे कैपिटल आर। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर, इन तीनों के लिए अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? जीरो था। पोटेंशियल जीरो नहीं होगा यदि मैं सबके लिए ग्राफ बनाऊं ना एक ही साथ में, एक ही एक्सिस पर। मान चलो ये सेंटर से मैंने ग्राफ को कंसीडर किया और ये ऐसे ग्राफ वाली एक्सिस बना दी, तो भैया जी इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसे आएगा। कैसे मालूम क्या? यहां तक कांस्टेंट और यहां से आगे ऐसे डिक्रीजिंग हो जाएगा और ये वाली जो वैल्यू लिखी जाएगी खूबसूरत सी वैल्यू v बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर रहेगा यहां तक। और ये वो पॉइंट है जहां पर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर है और यहां से आगे देखो, यहां से आगे स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है। इलेक्ट्रिक फील्ड में याद करो, यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसी पे ग्राफ ड्रॉ करता हूं, करना किसको है? मुझे कि आपको? आपको करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यही ग्राफ यहां पर जीरो आंसर आता था और फिर यहां से ऐसा लगभग इसी के बराबर चलेगा, थोड़ा सा अलग चलता है, थोड़ा सा वेरिएशन आता है, लेकिन हमने एक ही पे बनाने की कोशिश की तो एक ही पे डाल दिया, लेकिन डरना नहीं है, वो अलग होता है, मैं बता देता हूं। नहीं तो पता लगा सेम टू सेम कॉपी रेप्लिका बना दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोपोर्शनल टू 1/r है और उसमें प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। ध्यान रखना, गलत मतलब मैं जो बता रहा हूं उस पर फोकस भी करना, नहीं तो पता लगा अपने मन से कुछ तो भी कर लिया। तो 11 डेरिवेशन हम लोगों ने खत्म किया। अभी कितनी देर में किए होंगे बताऊं? भाई साहब आप टाइम लगा लो, कुछ 11 मतलब 45 मिनट के आसपास से मैंने चालू किया होगा या 40 मिनट के आसपास से, तो 10-12 मिनट में 11 डेरिवेशन खत्म किए हैं। खुश तो बहुत हो गए तुम आज, है ना? ओ चलो आज काफी पन्ने भर लिए हम लोगों ने, है ना? काहे के सर। चलो आ जाओ फटाफट, अब लास्ट डेरिवेशन बचा है जिसको आज तो नहीं करेंगे, हम लोग आने वाले लेक्चर में करेंगे। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के लिए लेंथ L है और चार्ज Q है, तो इसके लिए जो पोटेंशियल का आंसर आता है वो आता है के क्यू अपॉन कैपिटल L, ln r प्लस L अपॉन स्मॉल r। इसको आप लोगों को याद रखना है। और इसके अलावा इस पे सवाल करवाया, इसके में है रिंग, रिंग के एक्सिस पर के क्यू अपॉन कैपिटल R आएगा। ठीक है, अलग अलग तरीके से करवाया। रिंग की एक्सिस पर के क्यू अपॉन अंडर द रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। r इज द रेडियस ऑफ द रिंग और x इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। उसके आगे आएगी डिस्क आएगी शायद से, है ना?
यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क आएगी, तो डिस्क के लिए बेटा फॉर्मूला थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा आता है निकल के, लेकिन याद रखना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ द डिस्क है, सिग्मा क्या है चार्ज डेंसिटी है, और एक्स क्या है, एक्स वो पॉइंट की दूरी है कहां से, सेंटर ऑफ द डिस्क से लेकर के जहां पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सॉल्व कर लिया, डिस्क के सेंटर पर सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, रिजल्ट याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो आर यहां पर एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। चलो आगे बढ़ जाओ, और क्या है ये क्या है, के क्यू अपॉन एक्स क्या निकाल रहे, किसका डेरिवेशन करा दिया, ओके हाँ। यदि मैं x ग्रेटर देन r ले लेता हूं तो ये डिस्क जो है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है, जिसके कारण के क्यू अपॉन एक्स बन जाएगा। फिर उसके बाद में हमने स्फीयर लिए, स्फीयर में मैंने बोला भैया ये 4 तरह के गोले होते हैं, 4 में से 3 के लिए तो सबके आंसर ऑलमोस्ट सिमिलर निकल के आते हैं। चारों की चारों गोले के लिए यदि पॉइंट बाहर सिचुएटेड है, चारों गोले के लिए यदि पॉइंट इज सिचुएटेड आउटसाइड द स्फीयर, तो आंसर आएगा के क्यू अपॉन स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। लिखा है कि नहीं लिखा है कहीं, देखो ये रहा, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, मतलब गोली से बाहर यदि पॉइंट है तो के क्यू अपॉन स्मॉल आर आएगा, चाहे कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर हो, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर हो, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, चारों के लिए आंसर यही आएगा। अच्छा यदि मैं सरफेस पर पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं तो उस केस में के क्यू अपॉन कैपिटल आर आएगा, चाहे कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग हॉलो, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड, चारों के लिए। आगे आ जाते हैं अंदर वाले पॉइंट पर, तो कंडक्टिंग सॉलिड, कंडक्टिंग हॉलो, नॉन कंडक्टिंग हॉलो, क्योंकि देखो इन तीनों ही केसेस में हो क्या रहा है, योर चार्ज विल रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द गोला, सो दैट्स व्हाई देयर इज नो चार्ज इनसाइड। यदि अंदर में चार्ज है ही नहीं तो आप पोटेंशियल क्या लिखोगे, जीरो लिखोगे, ठीक है, अंदर में क्या लिख दोगे, जीरो लिख दोगे, ठीक है। ये 3 कंडीशन, मतलब ये सारी चीजें मैंने यहां पर करवा दी है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब बच गया कौन सा, नॉन कंडक्टिंग वाला बच गया। नॉन कंडक्टिंग में आपको अंदर में अलग अलग वैल्यूज निकल के आएंगी, तो वो सारी चीजें हम लोगों को बेटा यहां पर करनी ही रहेंगी। उसके बाद में हमारे पास में डाइपोल आ जाएगा, स्फीयर के बाद में डाइपोल कराऊंगा ना मैं, हाँ ठीक है, स्फीयर के बाद में डाइपोल करा लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, मेरे दिमाग में पहले था डाइपोल पहले कराऊंगा उसके बाद स्फीयर कराऊंगा, लेकिन सिंस समय इतना नहीं था मेरे पास में कि पहले यदि डाइपोल लेता तो फिर डाइपोल में गाड़ी अटकती थी, इससे अच्छा मैंने स्फीयर ले ली तो 11 डेरिवेशन खत्म हो गए, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाया, बच गया ना। ओके चलो, सो इसी के साथ में हम लोग अपने आज के सेशन को यहां पर समाप्त कर लेते हैं। मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए